नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज आपका फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समास टॉपिक का जो पहला समास आता है हमारा अव्ययी भाव समास। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इनकी परिभाषा समझेंगे, इसके डेफिनेशन समझेंगे और इनके उदाहरण वगैरह हैं समझेंगे इनके। और देखते हैं, आज शायद ये पूरा हो भी नहीं पाए क्योंकि बड़ा समास है ये। आइए जानकारी लेते हैं समास में अव्ययी भाव समास की। किसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, कहाँ होता है, किस प्रकार हम एग्जाम में जानेंगे। इसी प्रकार जानते हैं, लिख रखा है कि प्रायण पूर्व पदार्थ, प्रायण प्राय पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो, अर्थात जो पहले वाला जो पद होता है वो कौन सा क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद, पहले वाला जो पद है वो अव्यय होना चाहिए। ठीक है। हिंदी में परिभाषा है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है वह अव्ययी भाव समास होता है। जिस समास में पहला शब्द अव्यय हो, अव्यय जानते हो, उप है, अनु है, नेर है, ये अव्यय शब्द है। इस समास में पहला शब्द अव्यय और दूसरा शब्द क्या होना चाहिए, संज्ञा। संज्ञा की आप एक परिभाषा जानते होगे आप, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, अर्थात जब हम पढ़ते हैं, जैसे नपुंसक लिंग का रूप पढ़ते हैं, मान लीजिए हमारे पास है नपुंसक लिंग का रूप बताएं आपको, फल का रूप बता दें आपको, तो फल के रूप में क्या आता है, फलम फले फलानी। प्रथमा विभक्ति हो गई है, फलम फले फलानी, दूसरी विभक्ति हो गई है, अर्थात जो मैं हलंत लगता है, मैं जिसके भी अंत में मैं आ जाए वहां पर उसको नपुंसक लिंग बोलते हैं। पहचान है, सबसे बड़ी संस्कृत में पहचान यही है, नपुंसक लिंग की पहचान है कि जहां पर आपको मैं दिखे और वो कौन से क्या कहलाएगा, आपको नपुंसक कहलाएगा, नपुंसक लिंग कहलाएगा। ठीक है, आइए जानकारी लेते हैं, इसको आप उतार लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे इनके क्या जो पहचान है, किस किन नामों से जानेंगे, कहाँ क्या लगेगा, किस प्रकार हम अव्यय भाव समास करेंगे एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा आता है, इसमें पहला हमारा आ रहा है उप, आ रहा है, लिखिएगा उप। अब उप में क्या लिखना पड़ेगा, लिखिएगा उप में कि अव्ययी में, अव्ययी भाव में उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग का प्रयोग, अव्ययी भाव में उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग का प्रयोग, अव्ययी भाव में उपसर्ग का प्रयोग, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है समीपम अर्थ में होता है। देखिएगा, मैं जो लिखा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लिखा रहा हूं मैं, एग्जाम में आपको ये नोट्स बहुत ही काम आएंगे। पाठ्य वगैरह में आपको ये सरल भाषा में नहीं लिखाया जा रहा है, उसमें कुछ बताया जाता है, फिर कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको हमारे जो नोट्स लिखवा रहा हूं इसके अकॉर्डिंग कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अव्ययी भाव में उपसर्ग का प्रयोग समीपम अर्थ में होता है, समीपम अर्थ में होता है, अर्थ में होता है। आइए देखते हैं आगे। आगे है अर्थ। समीप, देखिए उप का मतलब क्या होता है, समीपम अर्थात पास में, तो लिख लेना, आगे लिख लेना अर्थ। अर्थ क्या है, समीप में अथवा पास में। इसका मतलब बता रहे हम, उप का बता रहे कि जहां पर भी आपको पदों में, समास विग्रह में या समस्त पद में आपको क्या मिल जाए, उप मिल जाए, वहां क्या आएगा, अव्ययी भाव समास आता है। अगर विग्रह करते हैं, लिखना इसकी पहचान है, विग्रह षष्ठी विभक्ति, विग्रह षष्ठी विभक्ति एक वचन में होता है, विग्रह षष्ठी विभक्ति एक वचन में होता है। देखिए सारा काम हमारा तो हमारे हाथों से होता है, कंप्यूटर वगैरह है नहीं, लेकिन हम भी फिर भी आपको
सुविधाएं करवा रहे हैं, हम खुद लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और यूट्यूबर तो उनके पास तो कंप्यूटर वगैरह रहता है, प्रिंटेड वगैरह सब कुछ रहता है, लेकिन हम अब आपको क्या कर रहे हैं, बोर्ड की सहायता से, मार्कर की सहायता से आपको बता रहे हैं, लिख लिख कर बता रहे हैं। तो आपको हमारी जो मेहनत है वो रंग लानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सर लिख रहे हैं उसकी कोई वो ही नहीं है। हम जो लिख रहे हैं आप अपने नोट्स उतारेगा, बनाएगा, एक कॉपी बना लीजिएगा। अव्ययी भाव समास, अभी हम समास पढ़ेंगे, समास का पूरा चैप्टर चलेगा, पूरा चैप्टर चलने के बाद भी हम कारक पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आज हमारे चैनल पर जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम पढ़ रहे थे अव्ययी भाव समास में। अब अव्ययी भाव समास में जो उपशब्द आ जाए, आपको वाक्य में, आपको पदों में क्या मिल जाए, आपको उप मिल जाए, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अव्ययी भाव समास करना है। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग का प्रयोग समीपम अर्थ में होता है, अर्थात ये उप आए, उप का अर्थ होता है समीपम, अर्थात पास में या समीप में। अगर विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर क्या कौन सी विभक्ति लगती है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में होता है। आइए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं हमारे एग्जाम में किस प्रकार आते हैं। मान लीजिए हमारे पास उदाहरण आ गया, उपकृष्णम, उपकृष्णम, ये हमारे पास आ गया। देखिएगा, समझिएगा आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम वीडियो को छोटी बना लेंगे, अव्ययी भाव समास को 3 भागों में बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है हमें बिल्कुल भी। लेकिन ये है कि हमें जो आज पढ़ना है वो आज अच्छी तरीके से पढ़े। ऐसा नहीं है कि हमने पूरी वीडियो देख ली उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, समझ जो कम पढ़ लेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। देखिएगा, उपकृष्णम है, क्या है, उपकृष्णम है, ये समस्त पद है हमारे लिए। क्या है हमारे लिए, समस्त पद है। अब हमने क्या बताया था कि जब इसका विग्रह करेंगे, जब इसका क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, तो विग्रह करेंगे तो क्या लगेगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन लगेगा। अब देखना, कृष्ण का जो शब्द रूप होता है इस प्रकार राम का होता है, उसी प्रकार हम कृष्ण का शब्द रूप देखते हैं, इसकी षष्ठी विभक्ति आती है, इस प्रकार रामस्य आता है, उसी प्रकार क्या आएगा, कृष्णस्य आएगा। क्या देगा, कृष्णस्य आएगा। तो हम लिखेंगे कृष्णस्य समीपम, ठीक है, कृष्णस्य समीपम। अब इसका विग्रह करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, कृष्णस्य समीपम, अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया, हिंदी अर्थ क्या हो गया, कृष्ण के समीप, कृष्ण के पास। अब देखिएगा एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में किस प्रकार से पूछते हैं। एग्जाम में मान लीजिए हमारे पास आ गया कृष्णस्य समीपम आ गया, ठीक है, और पूछ लिया कि इसका समस्त पद क्या होगा, और इस जो ये विग्रह है इसमें समास कौन सा होगा, तो हमें देखना है समीपम जहां पर बताया गया है, मैंने आपको समीपम बताया था कि जहां पर समीपम आ जाए, लिख रखा है समीपम अर्थ आ जाए, वहां पर क्या करेंगे, हम अव्ययी भाव समास करेंगे। और जब क्या करते हैं, समस्त पद है, समस्त पद में क्या आएगा, क्या लिखा रखा है, समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। और नपुंसक लिंग की पहचान मैंने आपको बता दी है, क्या आएगा, हलंत में रहेगा अंतिम अक्षर, ठीक है। अब देखो, अगर ये आ जाए, समस्त पद आ जाए कि उपकृष्णम आ गए हमारे पास। अब उपकृष्णम आ गया तो हमारे पास जो पहला वर्ड क्या आ गया, उप आ गया। अब उप जहां पर आता है तो क्या करेंगे हम, जहां पर उप आएगा वहां पर क्या करेंगे, बताओ, वहां क्या करेंगे, इसका विग्रह करेंगे। तो कृष्ण से आ गया, क्योंकि जो क्या लिखा रखा है, जो लिखा रखा है देखो कि अव्ययी भाव समास में उपसर्ग का, उपसर्ग का प्रयोग समीपम अर्थ में होता है, और विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति एक वचन में होगा। अब विग्रह करेंगे तो कृष्णम का तो क्या करेंगे, कृष्ण से करेंगे, षष्ठी विभक्ति लग गई, और उपकार क्या होता है, समीपम होता है। तो कृष्ण से समीपम अर्थात कृष्ण के समीप, कृष्ण के पास। अब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। और आपको मैं दूसरा उदाहरण बता रहा हूं, आप खुद कर दोगे। आप देखना, अगर मैं लिख दूं उपरामम, उपरामम, अब पहचान तो मैं पता हो गया कि जहां पर हलंत में आ जाए तो वहां पर नपुंसक लिंग होता है, और जहां पर उप आ जाए तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, जहां पर उप आ जाए वहां पर अव्ययी भाव समास मिलेगा। और उप का मतलब क्या होता है, समीपम होता है, पास में होता है। तो उप रामम का आ जाएगा रामस्य, रामस्य समीपम। बहुत ही सिंपल है समास, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार में समझ में आ जाएगा। आपने लाखों वीडियो देख लिए, काफी वीडियो देख लिया, हजारों वीडियो देख लिए, तो आप हमारी एक बार ये वीडियो देखकर देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं हम आपको बताते हैं आपको। तो हमारा पहला उदाहरण हो गया उपकृष्णस्य, उपकृष्णम,
तो क्या देगा, कृष्णस्य समीपम। और ये आगे उपरामम का क्या देगा, रामस्य समीपम। आगे नहीं आएगा, अर्थात राम के पास। अब आ जाए कि उपगंगम, ठीक है, उपगंगम, ठीक है, उपगंगम, उपगंगम। अब देखिएगा इस प्रकार आ जाए। अब गंगम का जो गंगा शब्द है, अब गंगा क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग का क्या करेंगे हम, इसका षष्ठी विभक्ति निकालेंगे और क्या हो जाएगा इसका, गंगा से नहीं करेंगे, कभी कर दो गंगा से समीपम, ये हो गया गंगा के समीप। ये नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, जब हम समास पढ़ते हैं और कारक पढ़ते हैं तो हमें रूप वगैरह याद होने चाहिए। तो आपको मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह रहा हूं, आप एक राम के रूप याद कर लीजिएगा, ठीक है, एक नदी के रूप याद कर लीजिएगा, एक आप बालिका के रूप याद कर लीजिएगा, लता के, बालिका या लता के, 2-3 रूप तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। और एक नपुंसकलिंग में फल के रूप याद कर लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, गंगम का गंगाया, गंगाया समीपम, ठीक है। अब हम लिखेंगे गंगाया समीपम। ये भाई गंगा तो स्त्रीलिंग में आती है, नदियों में स्त्रीलिंग में आ रही है, तो स्त्रीलिंग का तो स्त्रीलिंग का रूप देखेंगे। ऐसा नहीं है भाई हम गंगा से करेंगे, गंगा से नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तभी आप सोच रहे हो सर गंगा से करना है, गंगा से नहीं करेंगे, क्योंकि ये राम है, राम तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग आकारांत है, और ये गंगा से क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का रूप देखेंगे, और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का रूप देखेंगे, अगर नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग का रूप देखेंगे। और देखिएगा और लिखिएगा, अगर मैं लिखाऊं आपको उपयमुनम, अब आप खुद कीजिएगा, उपयमुनम, उपयमुनम। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो चाहे कितनी भी छोटी हो जाए, चाहे कितनी बड़ी हो जाए, हम चाहे आज थोड़ा बहुत पढ़ ले, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो याद तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। भाई टाइम पास तो करना है नहीं, हमें तो क्या करना है, हमारे एग्जाम में अव्वल नंबर लेके आने, अच्छे नंबर लेके आने। तो आप करिएगा उपयमुनम करिएगा। कैसे करेंगे आप, इसके बाद में है उपराजम, मैं आपको जो उदाहरण करवा रहा हूं, अगर आप ये भी नोटबुक में उतार लिए, ठीक है, अब आपको पहचान तो पता हो गई, जहां पर उप आए वहां पर क्या करेंगे, अव्ययभाव समास करेंगे। अब आपको विग्रह करने में थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन अगर आपको विग्रह दे दे आपको पहले, उसका समस्त पद करना है, तो आप उसका उप लगाकर कर सकते हो, समीपम आएगा वो विग्रह में, तो विग्रह में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुछ तो याद हुआ हमें। अब हम समास का नाम याद हो गया, अब आपको समस्या आती है कहां पर, विग्रह करने में समस्या आती है, और विग्रह तब होगा जब हमारे क्या हो जाएंगे, रूप वगैरह याद हो जाएंगे। ऐसे घबराने कोई बात नहीं है, जो हम आपको जो उदाहरण करवा रहे हैं आप ये भी याद कर लोगे तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, हमारे परीक्षा में बहुत ही काम आएंगे। आगे देखिएगा, अब लिखिएगा उपनदी, सारे में अलग अलग लिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उपनदी, ठीक है, इसमें नदी में दी बड़ी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब है उपनदम, ये 4 कर लीजिए, क्योंकि मैं अलग अलग करवाता हूं। ये पुल्लिंग का एक हो गया, स्त्रीलिंग का एक हो गया, ठीक है। अब यहां पर स्त्रीलिंग और आ गई है, तो अब इसका क्या जाएगा बताओ, यमुनाया समीपम, ठीक है, क्या जाएगा, यमुनाया समीपम। विसर्ग आएगी इसमें, समीपम अर्थात यमुना के समीप। अब आ जाए कि उपराज्यम, तो अब राजा का रूप याद होना चाहिए। हम बोलो कि सर राजा तो क्या बोलते हैं, पुल्लिंग में आता है, नहीं राजा पुल्लिंग में आता है, लेकिन राजा के रूप अलग चलते हैं, गुरु के रूप अलग चलते हैं। इस प्रकार हमें रूप तो याद होने चाहिए, हमने आपको पहले बता दिया, रूप आपको थोड़े बहुत याद होने ही चाहिए। अब लिखेंगे उपराज्यम का, लिखेंगे क्या लिखेंगे, राज्य, राज्य समीपम, राज्य समीपम। उपनदी, अब नदी का आ गया तो क्या आ जाएगा, अब नदी का और आएगा, नदा समीपम, समीपम, ठीक है, नदा समीपम। अब आ जाएगा नदम का आएगा, नदे समीपम, ठीक है। अगर इस प्रकार आ जाए तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर रागे समीपम आ गया तो उपराज्यम कर दोगे, अगर नदा समीपम आ गया तो क्या कर दोगे, उपनदी कर दोगे। आप सोचोगे हाँ नदी का रूप है, अगर ये नदा आ गया तो ये नदा में अर्थात नाले का रूप है, ठीक है। ये अलग अलग रूप है, तो आपको ये रूप याद करने पड़ेंगे, मैंने अलग अलग लिखवा दिया आपको, तो आप एक बार फिर देख लीजिए।
देख लीजिएगा कि उप का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है समीपम अर्थात पास में, और जहां पर भी आपको उप शब्द दिखाई दे, जहां पर भी विग्रह में या समझ पद में उप शब्द दिखाई दे और विग्रह में समीपम अर्थ दिखाई दे, तो आप क्या करोगे, वहां पर अव्ययी भाव समास करेंगे। इसकी जो पहचान है, हम विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाते हैं, जिस प्रकार राम के में लगाया रामस्य में, और किसमें लगाया, गंगा में लगाया गंगाया, यमुना में लगाया यमुनाया, और राजा में लगाया राग्य, नदी में लगाया नदा, और नदम में लगाया नद। तो हमारे ये 4 और 3 7 उदाहरण करवा दिए मैंने, और 7 उदाहरण आप अच्छी तरीके से उतार लेना। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, सारे में सॉलिड उदाहरण लेकर आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे इसका, ये उप आ गया। अब इसके बाद में एक और पढ़ लेते हैं, इसके बाद में हम वीडियो को दूसरी वीडियो बना देंगे आपके लिए कल, ठीक है। अब लिखेंगे, देखिएगा आगे लिखेंगे हम अनु। अनु अभी हमारी समास कौन चल रहा है, हमारा समास चल रहा है, हमारा अव्ययी भाव समास चल रहा है। क्योंकि काफी बच्चे सोचते हैं कि समास से ऐसे डरते हैं, पता नहीं समास क्या हाउ है, भूत है समास, और ये कुछ भी नहीं है समास। हम इसको ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, मेहनत के साथ पढ़ेंगे, तो ये समास हमें आ सकता है। क्योंकि हम कोई चीज के नजदीक नहीं जाएंगे, जिसके नजदीक नहीं जाएंगे हमें मालूम कैसे होगा कि ये कैसी है। तो लिखेंगे हम अनु। अनु अव्ययी भाव समास में लिखेगा, अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में अनुपसर्ग का, अनु उपसर्ग का प्रयोग पश्चात का प्रयोग पश्चात एवं योग्य, पश्चात एवं योग्य अर्थ में किया जाता है, पश्चात एवं योग्य अर्थ में किया जाता है, अर्थ में किया जाता है। अर्थात इसका अर्थ लिखेंगे, अर्थ की बात करें तो लिखते हैं इसका अनु मतलब क्या होता है, पीछे, तो लिखेंगे अर्थ पीछे अथवा बाद में, पीछे या बाद में, ठीक है। आपको मैं एक एक चीज बताऊंगा, एक एक वर्ड की जानकारी दूंगा आपको मैं, किस प्रकार लिखवाते हैं। क्योंकि और चैनल पर मैंने देखा है, और चैनल की मैंने आपको देखी है, वहां पर इतना नहीं दिखाया गया जिस प्रकार हम दिखा रहे हैं आपको, देखिएगा। और तो भाई आपको जो अच्छा लगता है वो देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार हमारी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको कैसा लग रहा है। अब आपको आगे देखते हैं कि विग्रह षष्ठी, विग्रह षष्ठी विभक्ति एक वचन और बहुवचन में होता है। षष्ठी विभक्ति एक वचन या बहुवचन में होता है। अभी एक वचन और बहुवचन तो मैंने आपको बता दिया, रामस्य बताया था, रामस्य राम्यो रामणम, रामस्य राम्यो रामणम, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम एक साइड में लिखते हैं समस्त पद लिखते हैं, समस्त पदम, और एक साइड लिखते हैं विग्रह, समास विग्रह। एग्जाम में समस्त पद भी पूछा जाता है, विग्रह का समस्त पद पूछा जाता है, और समस्त पद का विग्रह पूछते हैं। और हमारी जो 10वीं क्लास की वो पाठ्यक्रम है, उसमें भी क्या करते हैं, समस्त पद भी दे रखा है, और क्या दे रखा है, विग्रह भी दे रखा है, और तीसरा और पूछते हैं समास का नाम, और पूछते हैं इस जो प्रश्न में नाम क्या है, प्रश्न में नाम क्या आता है। तो देखते हैं, हम उदाहरण आपको बता रहे हैं। जहां पर उप लग जाए वहां अव्ययी भाव समास होगा। उप का मतलब क्या होता है, समीपम अर्थात पास में, वहां पर षष्ठी विभक्ति लगेगी, षष्ठी विभक्ति एक वचन लगेगा। तो यहां पर कौन सी लगेगी, षष्ठी विभक्ति लगेगी, लेकिन एक वचन होगा, ठीक है। अनुरूपम, अनुरूपम, ठीक है, अनुरूपम। अब देखिएगा अनु, देखिएगा पहले सामने अनु, अव्ययी भाव समास में अनुपसर्ग का प्रयोग
पश्चात एवं योग्य अर्थ में किया जाता है। पश्चात एवं योग्य अर्थ में किया जाता है, अर्थात आपको क्या मिलेगा, यहां विग्रह करेंगे, विग्रह करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, या तो पश्चात मिलेगा या आपको क्या मिलेगा, योग्यम मिलेगा। हमने जब पिछला भी नियम पढ़ा था, उप का नियम पढ़ा था, उसमें क्या मिला था आपको, समीपम मिला था। इसी प्रकार आपको यहां पर विग्रह में क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, पश्चात या योगम मिलेगा। अर्थात आप समस्त पद में उसमें क्या मिला था, उप मिला था, यहां पर आपको क्या मिलेगा, अनु मिलेगा। मैं हलंत लिख रखा है कि इस समास में पहला शब्द अव्यय, दूसरा शब्द संज्ञा होता है और समस्त पद में नपुंसक लिंग एक वचन रहता है। पूरे समास में क्या मिलेगा आपको, हलंत का मैं मिलेगा। सबसे बड़ी मोटी तौर पर पहचान ये है कि आपको हलंत का मैं जरूर मिलेगा इस समास में, ठीक है। तो समास की पहचान तो हमारी हो गई है कि ये कौन समास है, अव्ययी भाव समास है। अब बात कर रहे हैं हम अनुरूपम की बात कर रहे हैं, इसका विग्रह किस प्रकार करेंगे, तो इसका विग्रह करेंगे हम रूपस्य योग्यम, रूपस्य, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में हमने एक वचन लगा दिया। अब बोलो कि सर हम तो एक वचन नहीं लगाएंगे, क्या हम बहुवचन लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, ठीक है। तो रूपस्य, अब क्या आ गया, योग्यम, रूपस्य योग्यम। अब आप बोलोगे सर योग्यम की जगह हम पश्चात लगा सकते हैं, हाँ जी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, जब हमने नियम लिखा रखा तो लगा सकते हैं, अगर नियम नहीं लिखा तो फिर कहां से लगाते। तो अनुरूपम विग्रह करेंगे रूपस्य योग्यम। अब आपको मालूम हो गया, योग्यम को देखकर समझ जाओगे कि सर ने बताया था, अगर आपके नियम याद है तो, अगर नियम याद नहीं है, अब आपको कई बच्चों को लगता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम टेस्ट देते हैं, टेक्स्ट बुक देते हैं, टेक्स्ट सीरीज देते हैं, तो उसमें लगता है कि सर हम कौन सा नियम याद रखें, आपको तो नियम याद रहते हैं, हमारे नियम याद नहीं रहते। भाई आप क्या कीजिएगा, आप दोहरान कीजिएगा, नियमित दोहरान करोगे तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ा तो अच्छा रहे, समझ में भी आ रहा है, लेकिन हम जब करते हैं तब सारे समाज खत्म हो जाएंगे तो आपको ये नियम याद नहीं रहते हैं। तो आपको इन नियमों को बार बार प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करते रहना है, रोजाना अभ्यास करना है, ठीक है। अनुरूपम, अनुरूपम का विग्रह करेंगे तो रूपस्य योग्यम, क्या रहेगा, रूपस्य योग्यम, ठीक है, अर्थात रूप के योग्य। अब नाम कौन सा समास आ गया, बताओ, अव्ययी भाव समास आ गया, क्योंकि इसमें योग्यम आया है, और योग्यम किसके साथ लगता है, अनु के साथ लगता है। अनु मतलब क्या होता है, पीछे होता है, बाद में होता है, तो क्या रहेगा, अनु रूपस्य योग्यम, अर्थात रूप के योग्य, रूप के योग्य। आइए देखते हैं और देख लेते हैं उद्देश्य का उदाहरण। अनुगुणम, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छी तरीके से समझ में आएगा अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करोगे, वीडियो को काटोगे नहीं और वीडियो को लगातार देखते रहोगे, अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। अनुगुणम, अब आप खुद कर सकते हो, गुण आ रहा है तो गुणस्य रूप, गुणस्य योग्यम या गुणानाम योग्यम या गुणास्य, गुणस्य पश्चात या गुणानाम पश्चात, कुछ ही बोल सकते हैं, ठीक है, जिस जो हमने नियम के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो हम लिख सकते हैं इसका गुणानाम योग्य, गुणानाम योग्यम, या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पश्चात भी लिख सकते हैं। तो क्या देगा, गुणों के योग्य, क्या देगा, गुणों के योग्य। अब आपको लिखूं कि अनुराजम, देखो ये मैंने राजा का रूप बताया था, राज्य बताया था, ये सभी में चलेगा, राजम आ जाएगा, सभी में चलेगा, ये सारे उदाहरण इसी में चलेंगे, किसी के आगे अनु लग जाएगा, किसी के उप लग जाएगा, किसी के निर लग जाएगा, किसी के कुछ लग जाएगा, बस उदाहरण यही रहेंगे आपके, ठीक है, आगे पीछे वर्ड चेंज होते रहेंगे बस, ठीक है। तो आपको एक बार ध्यान रख लेना है, हमने लिखवाया अनुराजम, लिखिएगा अनुराजम, तो क्या आ जाएगा, अभी मैंने बताया था राजा का रूप बताया था, षष्ठी विभक्ति बताई थी, तो राज्य, राज्य पश्चात, राजा के बाद, राजा के बाद, राजा के पीछे, राजा के पीछे, तो अनुराजम का क्या जाएगा, राज्य पश्चात। राज्य राज्य क्यों आया, क्योंकि इसमें कौन सी विभक्ति लगाई हमने, षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाई गई है, ठीक है। और देखिएगा अगर मैं लिख दूं यहां पर, और लिख सकता हूं मैं, अब देखिएगा मैं आपको एक प्रकार का सवाल और बताता हूं, मैं यहां लिखूं गंगाया पश्चात
अब आप इसका क्या कीजिएगा, समस्त पद बनाइएगा तो पश्चात को क्या बोलते हैं, किसका अर्थ होता है पश्चात, अनु का अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है, अनु का। तो अनु, अनु आ गया। अब क्या आएगा, गंगा का गंगम, क्योंकि लास्ट में क्या लगाना है, हमें अनंत लगाना है। तो अनुगंगम, गंगा का, गंगा के बाद, गंगा के पीछे, ठीक है। तो गंगाया पश्चात अनुगंगम, ये हमारा विग्रह हो गया। अभी क्या हो गया, पद हो गया। अब आपको लिखाऊं मैं, विष्णु, विष्णु पश्चात, विष्णु का रूप आ गया तो क्या देगा, अनु विष्णुम, इसका आ जाएगा अनु विष्णु। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको विष्णु का रूप याद नहीं है, अब बोलोगे सर कितने रूप याद करें, भाई रूप तो देखो याद करने पड़ेंगे। अगर रूप याद नहीं कर सकते तो आप इन उदाहरणों को तो देखोगे कम से कम। इन ये उदाहरण, ये घूम फिर के उदाहरण आएंगे। अब हो सकता था कि यहाँ पर अब विष्णु का रूप हमने उसमें नहीं लिखवाया और उप में नहीं लिखवाया, अब वहां पर आ सकता था उप विष्णु में आ सकता था। तो हम क्या करते, विष्णु क्या क्या करते, यही करते, विष्णु, विष्णु समीपम, क्या जाता, वो नियम लग जाता। अब इसमें लगा दे विष्णु पश्चात का, कौन सा लग गया, अनु विष्णु में लग गया। ठीक है, कोई भी आ सकता है इसमें। और लिखिएगा, जो उदाहरण लिखा रहा हूं इनको आप तो जरूर देखिएगा, ये उदाहरण इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं आपको मैं। अनुरथम, तो अनुरथम क्या देगा, रथस्य, रथस्य पश्चात, रथस्य पश्चात अर्थात रथ के पीछे, तो क्या देगा यहां पर, अनुरथम। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा सर। तो हमने दो नियम करवा दिए आपको, कितने नियम करवा दिए, दो नियम करवा दिए, अच्छी तरीके समझ में आ गया। उप का मतलब क्या होता है, समीपम होता है सर। और उप में कौन सी विभक्ति लगती है, षष्ठी विभक्ति लगती है सर, विग्रह करते हैं जब। इस प्रकार हमने कृष्ण का किया, कृष्णस्य समीपम, रामम का क्या, रामस्य समीपम, गंगा का क्या, गंगाया समीपम। इसी प्रकार इसका करेंगे, अनुकृष्णम आ जाए तो क्या करेंगे, कृष्णस्य योगम, कृष्णस्य पश्चात, तो क्या कौन सा समास आ जाएगा, अव्ययभाव समास आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके नियम पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको हमारे चैनल को देखकर सब्सक्राइब कर देना है, और अगर वीडियो पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे जो वीडियो है उसको क्या कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों को बताइएगा कि हमारे रविकांत सर इस प्रकार पढ़ा रहे हैं, अच्छे पढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो, एक दो रोज पढ़ते हो, वो आपका नियम गलत है। ठीक है, तो आपको रोजाना हमारी वीडियो आ रही है, रोजाना आप देखिएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।